हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी प्रथम के अंतर्गत पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, तो हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इस चैप्टर को अरविंद कुमार सिंह ने लिखा है। पाठ शुरू करने से पहले हम लेखक के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। अरविंद कुमार जी का जन्म 11 जुलाई 1962 बरवारीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी भाषा हिंदी है और इन्होंने कहानी और उपन्यास लिखे हैं। कहानी संग्रह इनका है बिरादरी का कटघरा, उसका सच। उपन्यास है इनका आगमन, और ये संपादन करते हैं दिशा साहित्यिक पत्रिका का। आदमी का दुख मान बहादुर सिंह का कविता संकलन। इनको बहुत रमाकांत स्मृति पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया है। इस चैप्टर में अरविंद कुमार जी ने अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से चिट्ठियों और पत्रों की दुनिया अनोखी है। आजकल का ज़माना जो है बच्चों, वो व्हाट्सएप, एसएमएस, मोबाइल का ज़माना है, कोरियर का ज़माना है। चिट्ठियाँ कहीं पीछे खो गई हैं, लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। लोग डाकिया का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को बहुत सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करना बहुत ही सरल था। लेखक ने चिट्ठियों की महत्ता बताते हुए बताने के बारे में पहले किस तरह की चिट्ठियाँ होती थी उसी का इस चैप्टर में उन्होंने वर्णन किया है। तो चलिए अब आगे हम इसको पढ़ते हैं। अब पाठ की व्याख्या हम शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि पत्रों की जो दुनिया है बहुत ही अजीब गरीब है। पहले ज़माने में क्या होता था, कबूतर, घोड़े, अन्य चीज़ों का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसे संदेश देने के लिए आपने देखा होगा बच्चों पिक्चर वगैरह में भी कि कबूतर के माध्यम से संदेश भिजवाते थे। व्यक्तिगत या सरकारी बातें पहुंचाने का माध्यम या तो कबूतर या फिर घोड़े, हाथी थे। पर एक ज़माना आया जब डाकिये होने लगे। डाकियों के हाथ पत्रों का आदान प्रदान होने लगा था। चिट्ठियाँ लिखी जाने लगी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाने लगी। इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी क्योंकि हम चिट्ठियों के द्वारा पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो पत्र जो काम करते थे वो संचार के ये आधुनिक साधन नहीं कर सकते। आप ये व्हाट्सएप या मैसेजेस और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो बढ़ गया है, लेकिन फिर भी चिट्ठियाँ अपनी जगह हैं। चिट्ठियों का अपना एक अलग महत्व है। पत्र जैसा संतोष या सुकून एसएमएस या फ़ोन के संदेश में कहाँ है। ये बहुत ही ये हम इसको समझें तो ये बहुत सही कहा गया है कि पत्र जैसा संतोष या सुकून फ़ोन या एसएमएस के संदेश नहीं दे सकते। यहाँ पर आगे लेखक बताते हैं, पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। सिलसिला बच्चों चलन और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद बच्चों झगड़े को कहते हैं और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया संसार को कहते हैं और तमाम बहुत साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। केंद्रित यानी आधारित, उन पर निर्भर आधारित है।
और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई गई है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं बच्चों, पत्र एक नया चलन शुरू करते हैं। जैसे राजनीति और साहित्य कला के क्षेत्रों में तमाम जो झगड़े और नई नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। हम देखते हैं कि राजनीति में क्या उथल पुथल हुई, उस पर भी पत्र लिखे गए। हमारे साहित्य में किस तरह के उतार चढ़ाव आए, कला के क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव आए, ये भी सब हम चिट्ठियों के माध्यम से जान सकते हैं। तमाम तरह के विवाद, झगड़े, नई नई घटनाओं की जड़ पत्र होते हैं। पत्रों के द्वारा ही हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। दुनिया का बहुत सारा इतिहास पत्रों पर आधारित है। आपने देखा मानव सभ्यता का जो विकास वगैरह है, बहुत इतिहास की जो बातें हैं वो पत्रों पर आधारित हैं और उन पत्रों के द्वारा ही हमें उस समय की सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और जो मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अलग भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता किस तरह से विकास में आई और इसके बारे में भी हमें पत्रों के द्वारा ही जानकारी प्राप्त होती है। आगे लेखक कहते हैं, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। यहाँ बताया है कि पत्रों को अलग अलग भाषा में हम क्या कहते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि चाहे वे कोई भी देश हो या पत्र जो अपना अलग ही महत्व रखते हैं। हमारे देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें पत्र को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, उर्दू में ख़त कहते हैं, संस्कृत में पत्र और कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। आगे लेखक कहते हैं, पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। यहाँ पर बच्चों से पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। सहेज कर यानी संभाल कर। यहाँ लेखक कहते हैं कि पत्र यादों को संभाल कर रखते हैं। पत्र में जो बात लिखी जाती है वो एक स्थायी रूप में हमारे सामने उपलब्ध होती है। इसमें कोई ऐसा संदेह नहीं है। यहाँ बताया गया है कि इसको कोई पत्र जो है उसको स्थायी रूप से हमारे सामने ही उपलब्ध होती है। उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। सबका पत्र लिखने का अपना एक तरीका होता है। पत्र लेखन क्या है? एक कला है। इसका अपना एक तरीका होता है, अपनी एक सीमा होती है, अपना एक दायरा होता है। कुछ लोग खुलकर बात कहते हैं तो कुछ लोग अपनी बातों को छुपा जाते हैं। दुनिया भर में हजारों करोड़ों पत्र हर रोज़ लिखे जाते हैं। अभी भी ये चलन है, लेकिन नई नई टेक्निक के आने से इसका चलन थोड़ा कम ज़रूर हुआ है। लेकिन जब पत्र लिखे जाते हैं तो उनको सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, उसके सही पते पर पहुंचाने के लिए अभी भी लोगों को उनकी तलाश रहती है और उसका इंतज़ार रहता है। आगे लेखक कहते हैं, भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत बच्चों महत्व, और साबित का मतलब होता है सिद्ध करना। यहाँ पर लेखक कहते हैं, भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो ये सिद्ध करती हैं या साबित करती हैं कि पत्र कितना महत्व रखते हैं। पत्र आज की दुनिया में भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि पहले। आज उनके लेखन में थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है। अब लोग पत्र लिखना पसंद नहीं करते,
क्योंकि उनके पास अब ऐसे साधन आ गए हैं जैसे मोबाइल फ़ोन और अन्य साधन, जिनके द्वारा बहुत आसानी से इंटरनेट के द्वारा बहुत ही सुविधापूर्वक मैसेज पहुंचाकर अपनी बात दूसरों से कही जा सकती है। लेकिन इनके आने से ऐसा नहीं है कि पत्रों का महत्व कम हुआ है, पत्रों का आज भी उतना ही महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, बताया उन्होंने कि सन 1953 में उन्होंने कहा था कि पहले ज़माने में एक जगह से दूसरे जगह राजा अपने दूत, यहाँ हरकारे जो है शब्द, हरकारे कहते हैं दूत के लिए, राजा अपने दूत के द्वारा ही मैसेज या संदेश पहुंचाते थे। या फिर पुराने समय में तेज़ दौड़ने वाले जो घोड़े थे उनका इस्तेमाल संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। उसके बाद पहिए आए, अर्थात यातायात के साधनों में वृद्धि होने लगी और एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना आसान हो गया। पर बस, रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। जब हिंदुस्तान में रेलवे का विकास हुआ और तार से एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना आसान हो गया। पहले बहुत ही संक्षेप में तार के द्वारा लोग मैसेज पहुंचाते थे। अभी भी इन संचार के साधनों में विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है। हर रोज़ नए नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं। संदेश पहुंचाने का सिलसिला, एक क्रम बहुत ही तेज गति से बदलता जा रहा है। आगे लेखक कहते हैं, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आपको पता है, आपके विषय में पत्र लेखन, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, पत्र लेखन एक अनिवार्य विषय के रूप में, एक अनिवार्य टॉपिक के रूप में शामिल है। और कक्षा 4-5 से, छोटी कक्षाओं से शुरू होकर ये बड़ी से बड़ी कक्षा तक पत्र लेखन निरंतर चलता ही रहता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं, पिछले 100 वर्षों में, 100 वर्षों यानी शताब्दी, शताब्दी को यहाँ 100 वर्ष कहते हैं शताब्दी के लिए। पिछले 100 वर्षों में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। आजकल पत्र लेखन की कला सीखी भी जाती है। पत्र लेखन की कला को सुधारने के लिए कुछ खास तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कोशिश की जा रही है। प्रयास बच्चों कोशिश के लिए कहते हैं, की जा रही है। पत्र लिखने की परंपरा को बढ़ावा देने के लिए जो स्कूली सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है हमारा, उसमें पत्र लेखन शामिल किया गया है, ताकि बच्चे शुरू से ही इस कला से अवगत हो सकें और पत्र लेखन की कला में वो अच्छी तरह निपुण हो सकें। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चल रहे हैं और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि भारत में ही नहीं, दुनिया के बहुत से देशों में पत्र लेखन के मुकाबले होते आए हैं। जो बेहतरीन करते हैं उन्हें पुरस्कार भी मिलता है।
विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए हैं। जो पूरी दुनिया की डाक संस्था है वो इस बात पर ध्यान देती है कि पत्र लेखन के विकास में ज़्यादातर प्रयास किए जाएं। विश्व डाक संघ की ओर से जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनके लिए अनेक प्रकार की पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। ये आयोजित करने का ऐसी प्रतियोगिताओं को आयोजित करने का जो सिलसिला है वो सन 1972 से चला आ रहा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी और अब उसके बाद से हर वर्ष ये प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आज भी गांव में चिट्ठियों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि गांव के लोग कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत विकास हो रहा है। वहाँ के लोग भी अब शिक्षा की तरफ उन्मुख हो चुके हैं। वो भी अब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं। उनके पास इंटरनेट की सुविधा कम होती है, तो वो आजकल भी चिट्ठियों का ही वहाँ पर चलन है। आजकल हम देखते हैं कि फैक्स आ गए हैं जो कि तुरंत एक जगह से दूसरी जगह डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र तुरंत भेज देते हैं। ईमेल के द्वारा हम पूरी दुनिया में संदेश भी भेज सकते हैं। टेलीफोन एक बहुत ही अच्छा साधन है जो आजकल सबके पास उपलब्ध है। इन सब ने क्या किया है कि चिट्ठियों की जो तेजी है, चलन है, उसको रोक दिया है। पर व्यापारिक डाक की संख्या आज भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है और उनके लेन देन में चिट्ठियों का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं बच्चों कि आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कि अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को कोई पत्र नहीं लिखा हो या ना लिखवाया हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलेगा, या फिर किसी का उसने पत्र का इंतज़ार ना किया हो। तह बच्चों कहते हैं इसे उसकी तह में जाएं, अगर गहराई से हम उसको देखें, तह का मतलब होता है गहराई से, तो कोई भी इस संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने या तो पत्र खुद ना लिखा हो या ना ही लिखवाया हो, या उसने पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। हम में से सभी ने किसी न किसी रूप में पत्र लिखे हैं और पत्रों का इंतज़ार भी किया है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सैनिक इतने सालों तक हमारे देश की सीमा पर मौजूद रहते हैं और अपने घर से पत्रों के आने का वो बहुत बेसब्री से या अधीरता से इंतज़ार करते हैं। यहाँ बच्चों उत्सुकता का मतलब है बेसब्री से या अधीरता से इंतज़ार करते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण और मिसाल है कि उन्हें कितनी बेचैनी से अपने घर वालों के पत्रों का इंतज़ार रहता है। एक समय था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतज़ार करते थे, क्योंकि पत्रों को पहुंचने में ही इतना समय लग जाता था कि उन्हें महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब वो बात नहीं है। अब तो ये तेज़ गति से होने लगा है। यातायात के साधनों के विकास ने दूरी घटा दी है। यातायात के साधनों की वजह से अब पत्र एक जगह से दूसरी जगह
बहुत कम समय में और आसानी से भी पहुंच जाते हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पहले तो लोग क्या करते थे, संचार का एकमात्र साधन उनके पास केवल पत्र ही था, चिट्ठी ही थी। आज अनेक तरह के साधन उनके पास उपलब्ध हैं, जैसे मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर। इनके द्वारा हम अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक समय था जब चिट्ठी ही एकमात्र साधन था। आज ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संभालकर धरोहर के रूप में रखे हुए हों। धरोहर संजोकर विरासत बच्चों कहते हैं धरोहर के लिए, यानी धरोहर के रूप में रखे हुए हों। यहाँ पर फिर कहते हैं कि बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, ये इन सब की पत्र रचनाएं अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है, यानी एक किसका विषय है, खोज का विषय है। इन सब में से किसी एक के द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि वह ज़माना कैसा था और उस समय किस तरह के कार्य हुआ करते थे। आप देखो, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। एक समय था, एक ज़माना था कि इतने सारे साधन उपलब्ध होने के बाद भी पंडित नेहरू अपनी पुत्री को फ़ोन ना करके पत्र लिखा करते थे। यहाँ लेखक कहते हैं कि अगर आज जैसे संचार के साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। यहाँ पर कहते हैं कि अगर उस समय भी ऐसा ज़माना होता तो इतने सारे साधन उपलब्ध होते तो शायद हो सकता है कि पंडित नेहरू अपनी पुत्री को पत्र ना लिखकर फ़ोन करते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। उस समय भी फ़ोन की व्यवस्था थी। पंडित नेहरू के द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे पत्र पुस्तक के रूप में सहेज कर रखे गए हैं, यानी इतने पत्र हैं कि एक पुस्तक का रूप उन्होंने ले रखा है, जिन्हें आज भी पाठक पढ़कर एक प्रेरणा पाते हैं। उस समय के युवा लोग किस तरह से देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, आज भी उन पत्रों को पढ़कर ये प्रेरणा मिलती है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही होते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे अधिक आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने और समझने का असली पैमाना है, यानी पत्रों को सहेज कर रखा जा सकता है। यहाँ आगे कहते हैं लेखक कि इतनी स्पीड से मैसेजेस हमारे पास आते हैं, उनमें से कितनों को सहेज कर रखना अब मुमकिन नहीं है। सभी प्रसिद्ध लोगों की तो सबसे बड़ी यादगार उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, यहाँ लेखक कहते हैं इससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चिट्ठियों को आज भी युवाजन पढ़ना चाहते हैं। जब हम पत्रों को पढ़ते हैं तो उस समय हमारे देश के हालात कैसे थे, उस सब की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है।
भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए थे। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती के लिए हुआ था। इन पत्रों ने ये साबित कर दिया था कि ये युद्ध था 200 सालों तक। कब तक हुआ था ये युद्ध? 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर राज किया था और उनके खिलाफ हमारे जो भारतीय सैनिकों और भारतीय नेताओं ने जो युद्ध छेड़ा था उसकी कितनी ज़मीनी मजबूती थी। इन पत्रों ने ये साबित कर दिया। इन पत्रों के द्वारा ही हम सही से जान पाए कि उस समय जो संग्राम छिड़ा था, जो युद्ध छिड़ा था, उसकी वास्तविक भूमिका क्या थी। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। यहाँ पर लेखक बताते हैं, किसी भी पत्र पर सिर्फ महात्मा गांधी या इंडिया लिख जाता तो वो पत्र महात्मा गांधी के पास अपने आप पहुंच जाता था। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य महान हस्तियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। महात्मा गांधी जी के अलावा उनके साथ जुड़े हुए आज़ादी आंदोलन के बहुत सारी महान हस्तियां और थीं जिनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। उनके नाम पत्र के ऊपर लिखे जाते थे और वह पत्र सीधे उनके पास पहुंच जाया करता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। क्या था, गांधी जी को देश विदेश के लोग भी पत्र लिखते थे और जैसे ही गांधी जी को पत्र मिलता था वो तुरंत उसका जवाब भी अवश्य देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। यहाँ कहते हैं, लेखक बताते हैं कि जब लिखते समय में उनका सीधा हाथ या दाहिना हाथ थक जाता था तो वो अपने बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे, दूसरे हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। और महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। आजकल भी जो पुराने लोग बचे हुए हैं, हमें उनके द्वारा लिखे गए पत्र उनके पास गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। ये पत्रों का जादू, यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। लेखक कहते हैं कि जो पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को प्रशंसा के योग्य पत्र मानते थे, वो प्रशंसनीय पत्र मानते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया था, यानी जो फ़ोटो फ्रेम वगैरह होती हैं उसमें मढ़वाकर या फ्रेम कराकर रख लिया था और अपने ड्राइंग रूम में इन पत्रों को एक फ़ोटो फ्रेम में सजाकर वो बहुत अच्छे तरीके से सहेज कर रख लेते थे। पत्र पाठक के मनोभाव पर एक जादूगर की तरह असर छोड़ते हैं। पत्र जो है पाठक के ऊपर एक जादूगर की तरह असर छोड़ते हैं, उन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत सारी फिल्में हैं जो पत्रों पर ही आधारित कहानी पर लिखी गई हैं। तो बच्चों, आज हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में आज भाग 1 के अंतर्गत आज हम इतनी ही व्याख्या करेंगे और
अगले भाग में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ हिस्सा है चैप्टर का, उसकी व्याख्या करेंगे और अभ्यास कार्य भी उसी में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।